तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकितेश कुमार और फिर से नए अंदाज और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। ज़रा देरी न करते हुए आज हम टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है भारत के मौसम और जलवायु। आज हम भारत का मौसम और जलवायु पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भारत का मौसम कैसे परिवर्तित होता है, ये किस आधार पर परिवर्तित होता है, इसमें किस कारणवश ठंडी, गर्मी, बरसात ये सब कैसे होती है, वर्षा कैसे आती है, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर, दो दो नंबर के हर जगह क्वेश्चन आते हैं, जो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो इसे भी चलिए कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारे इस नए टॉपिक को, ठीक है। तो है भारत का मौसम। मौसम मौसम यानी कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। और जलवायु, जलवायु यानी कि 30 से 50 वर्षों का समय देखा जाता है इसमें। कितना? तो 30 से 50 वर्षों तक का समय देखा जाता है जलवायु में, ठीक है। पहले आइए जानते हैं मौसम। मौसम क्या होता है? ये दिन प्रतिदिन का मौसम पता चलता है इसमें। जैसे सुबह का मौसम कुछ और रहा, दोपहर में बारिश हो गई, शाम को धूप खुल गई, रात में ठंडी हो गई, ठीक है। तो ऐसा होता है ना। तो आप कहोगे कि हाँ यार आज मौसम खराब है ना। ये चीज़ें होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि मौसम कुछ भी हो सकता है, सुबह, दोपहर, शाम, ये जो है बदल सकता है किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो मौसम बदलता रहता है दिन प्रतिदिन हमेशा, ठीक है। तो इसका जो है ज़्यादा समय कब से कब तक का देखा जाता है, तो इसका समय 1 से लेकर 7 दिन तक का समय देखा जाता है, ठीक है। औसत समय देखा जाता है। इतने दिन में मौसम बदल जाएगा, ठीक है। इतने दिन में मौसम बदल जाता है, ठीक। और वहीं जलवायु की बात कर ली जाए तो जलवायु देखी जाती है करीब 30 से 50 साल तक का समय इसमें देखा जाता है, ठीक है। मौसम और जलवायु। मौसम शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, या मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से शब्द से हुई है, जिसका जो अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब ये होता है कि यह दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, ठीक है। यह बदलता है, तो उस आधार पे इसका वर्णन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले आइए हम लिखते हैं। और इसमें देखिए मौसम में आर्द्रता, नमी, ताप, ये सब चीज़ें, हर चीज़ें पाई जाएंगी, लेकिन कब कैसे क्या होगा कोई नहीं जानता, ठीक। चलिए आइए अब इसमें हम देखते हैं मौसम। पहला हेडिंग डाल लेते हैं मौसम, ठीक। प्यारे साथियों, तो शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को मौसम के आधार पर। तो मौसम जो है ये क्या रहता है? ये बदलता रहता है। तो यह दिन प्रति दिन बदलता रहता है, बदलता रहता। मौसम दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, ठीक है। और इसका जो क्या कहते हैं अधिकतम समय देखा जाता है, वो कब से कब तक देखा जाता है? तो 1 से लेकर के 7 दिन का, ठीक है। 1 से लेकर के 7 दिन तक का समय देखा जाता है, ठीक है। इसमें जो है नमी या अथवा आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है, ताप, ठीक है, ताप, वर्षा आदि चीजें देखी जाती हैं इसमें, ठीक है। ये कभी भी बदल सकता है, किसी भी आधार पे चेंज हो सकता है। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं किसकी? जलवायु की। किसकी? जल वायु। अभी जलवायु क्या है, कैसे है, ठीक है। जलवायु, इसमें जो है लगभग 30 से 50 साल तक का समय देखा जाता है। कब से कब तक का? तो 30 से 50 साल तक का। 30 से 50 वर्षों तक का एक अनुमान, ठीक। अब ये कैसे, आइए समझाते हैं इसे। देखिए जब हमारे यहाँ, अब हम मान लेते हैं कि हाँ अब हमारे यहाँ ठंडी आने वाली है, ठीक है। ठंडी शुरू हो गई, हल्की हल्की ठंडी आने वाली है। अब क्या होता है कि अब हम जानते हैं कि हाँ इस समय ठंडी आती है, दिसंबर में ठंडी तेज पड़ती है, फरवरी तक ठंडी पड़ती है, ये हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है, ये मौसम नहीं बता रहा है, ये हमारी क्या बता रही है? जलवायु बता रही है। जलवायु क्या बता रही है कि मौसम, जलवायु जो है कह रहा है कि जो ये ऋतुएं आई हैं, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है, ये कब कैसे हैं? तो किस आधार पे? ये जलवायु के आधार पे देखी जा रही हैं। किसके आधार पे? जलवायु के आधार पे। अब जान लिए कि हाँ गर्मी पड़ेगी भाई, जून से
या मार्च के बाद से गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे जानेंगे हम? ये जलवायु के आधार पर जानेंगे, ना कि मौसम के आधार पे, क्योंकि मौसम जो है दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। सुबह का मौसम कुछ भी हो सकता है, शाम का मौसम कुछ भी हो सकता है, दोपहर का मौसम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए कुछ और समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एक नक्शा बनाए रखे हैं। ठीक है, ये हमारा समझ लीजिए गोलार्ध है। ठीक है, क्या है? गोलार्ध। गोलार्ध है। हमारी पृथ्वी कैसी है? तो जियो टाइप की है, जानते हैं। ठीक है, भू प्रॉपर्टी पर हम लोग रहते हैं। ठीक, तो यही पृथ्वी है हमारी। ठीक, तो क्या है कि पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा। ठीक, इसी को विषुवत रेखा या इसी को 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी के ठीक 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर से एक रेखा जाती है जिसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसी के ठीक 23.5 डिग्री नीचे से जाती है, जो जाती है क्या? मकर रेखा। और हम जानते हैं कि कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से जाती है। कहाँ से जाती है? तो बीचों बीच से जाती है। हम ऐसे मान लेते हैं ये हमारा भारत देश है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में लोकेटेड है। ठीक है, ये तो ये किससे जा रही है? बीचों बीच से जा रही है। तो कर्क रेखा के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर डाल लीजिए हेडिंग, कर्क रेखा। कर्क रेखा, यह रेखा, यह रेखा भारत के, यह रेखा भूमध्य रेखा से, भूमध्य, भूमध्य अथवा भूमध्य या 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत, विषुवत। ठीक है, यह रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जाती है। उत्तरी अक्षांश से जाती है। ठीक है, यह भारत के बीचों बीच से जाती है। यह भारत के बीचों बीच से जाती है। कहाँ से जाती है? बीचों बीच से जाती है। ठीक है, यह रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। यही बात कर लेते हैं। तो भारत के बीचों बीच से जाती है तो कुछ राज्यों से होकर जाती होगी। तो हाँ भाई, यह भारत के, यह भारत के 8, कितने? 8 राज्यों और 5 शहरों से होकर जाती है। 5 शहरों से होकर जाती है। ठीक है, यह भारत के 8 राज्यों और 5 शहरों से होकर जाती है। ठीक, तो 5 शहरों से होकर जाती है, तो वो 8 राज्य और 5 शहर हैं कौन कौन से? ठीक है, आइए जानते हैं। जो 8 राज्य हैं, 8 राज्य वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है गुजरात। गुजरात, इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, हम आपको यहां समझा देते हैं कैसे होगा। मित्र पर गमछा झार। ठीक, मी से हो गया मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान, गा से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ठीक है, आप ऐसे भी बना करके लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे चलिए नाम लिख देते हैं। और दूसरा क्या है? गुजरात के बाद है राजस्थान। ठीक, यहाँ पे सबसे कम रेखा ये तय करती है दूरी। और तीसरा क्या है? मध्य प्रदेश, MP। ठीक, चौथा मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड,
झारखंड 6वां है। पश्चिम बंगाल 7वां है। त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। ठीक, मिजोरम है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये 8 राज्यों से तो होकर जाती है, लेकिन कितने शहरों से होकर जाती है? तो ये 5 शहरों से होकर जाती है। इसकी भी एक ट्रिक याद कर लीजिए, गरबा। क्या करेंगे आप? चलिए गरबा खेलते हैं। तो 5 शहर कौन कौन से हैं? तो 5 शहर हैं, याद लिखिए, GURBA, गरबा। जी से हो गया क्या? गुजरात का गांधीनगर, गुजरात का गांधी नगर, ठीक है, गुजरात का गांधीनगर हो गया। यू से हो गया उज्जैन, क्या हो गया? उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। आर से रांची झारखंड, बी से भोपाल मध्य प्रदेश, और ए से अगरतला, क्या हो गया? अगरतला। ये क्या है? ये है त्रिपुरा की राजधानी, ठीक है। तो आ गई ना बात समझ में? तो इतने राज्य और इतने शहर किसके तट पर आते हैं? तो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। यह कर्क रेखा इन शहरों से और इन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और एक होती है, रेखा जाती है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये रेखा तो ऐसे जा रही है, और वो रेखा जाती है खड़ी होकर के, ऐसे खड़ी रेखा, ठीक है। वो रेखा ऐसे खड़ी जाती है, ये रेखा लेटी जाती है। तो जब ये रेखा ऐसे लेटी जा रही है, कर्क रेखा लेटी हुई जाती है, और जो IST रेखा है वो खड़ी जाती है। IST का मतलब होता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो ये नैनी मिर्जापुर से होकर जाती है, ठीक है, जान लीजिए। और देखिए, ये जहां से होकर जाती है, ये ऐसी एक जगह होगी जहां एक दूसरे को ये काटती होंगी। तो उस जगह का नाम है, जैसे ये काट रही है ना, उस जगह का नाम है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भैंसा मुंडा नामक स्थान पर ये एक दूसरे को काटती है। तो कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भैंसा मुंडा नामक स्थान पर ये एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए अब हम कर्क रेखा से आगे निकल कर बात करते हैं। अब यहाँ पे आइए थोड़ा समझते हैं, इसके ऊपरी वाला हिस्सा क्या कहलाएगा। देखिए, हमारा जो सूरज है, ठीक है, सूर्य की जो पृथ्वी है ऐसे घुमावदार है, ऐसे सिमट गई, इधर सिमट आई है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा बड़ा है, बीच वाला, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सीधा पड़ता है, ये था। तो इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय और सेम चीज यहां पर भी होगी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और यही बात करें कि अच्छा ठीक है, ये तो उष्ण कटिबंधीय हो गया, लेकिन इसके नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या कहेगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण। यहां पर भी शीतोष्ण, ठीक। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण का मतलब होता है जहां पर गर्मी ज्यादा, ठंडी ज्यादा पड़ेगी। उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो इन स्थानों पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, मतलब कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में का जो हिस्सा है वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी। और जो कर्क रेखा से नीचे वाला हिस्सा, मतलब कर्क रेखा से नहीं, कर्क रेखा के उत्तर वाला हिस्सा, कर्क रेखा ये जा रही है, तो इस कर्क रेखा के उत्तर वाला हिस्सा वो क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और मकर रेखा, ये मकर रेखा है, ठीक है, मैंने लिखा है, ये मकर रेखा है, ठीक है। तो मकर रेखा के नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र,
यानी कि मकर रेखा के दक्षिण वाला हिस्सा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो हैं, सबसे पहला नंबर हमारा तापमान। ठीक है, तापमान जलवायु को प्रभावित कैसे करता है? और जो तापमान होगा, ठीक है, उसमें अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो क्या होगा कि उस स्थान की वायु गर्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अब ये कोई स्थान है, ठीक है, इस स्थान पे क्या हो रहा है कि गर्मी जो है ज्यादा पड़ रही है, तो ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो इस स्थान की हवा गर्म हो जाएगी। गर्म होने के कारण वो ऊपर उठ जाएगी। क्या होगी? ऊपर उठ जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं? इसे निम्न वायु दाब कहते हैं, क्योंकि वहां पर वायु की कमी हो गई है। ठीक है, इसी को निम्न वायु दाब कहा जाता है। ठीक है, जब किसी स्थान की हवा गर्म हो जाएगी, गर्म होकर के वो ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठने के बाद उस स्थान में थोड़ी सी हवा की कमी हो जाएगी, इसी को निम्न वायु दाब कहा जाता है। अगर कहीं पर हवा की अधिकता पाई जाती है, अधिकता मतलब जहां पर हवा में नमी पाई जाती है या आर्द्रता पाई जाती है, थोड़ी ठंडी हवा पाई जाती है, तो वहां पर क्या होता है? उच्च वायु दाब होता है। वो हवाएं नीचे नीचे चलती हैं। जो हवाएं ऊपर उड़ गई हैं वो ठंडी होने के लिए ऊपर चली गई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना तापमान में गिरावट आती जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें हम नमी पाई जाती है, जिसमें वहां पर उच्च वायुदाब होता है। हवाएं हमेशा कैसे चलती हैं? तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती हैं। मतलब हमेशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी। अगर हवा जो है जहां पर जिस स्थान पर हवा कम हो गई है, उस स्थान को भरने के लिए कहीं दूर की हवा बहुत तेज से जाएगी। जब तेज से जाएगी तो इसी को कहते हैं आंधी आना। आंधी आना या तूफान आना। फिर रास्ते में चाहे जो मिलेगा उसे सब उखाड़ फाड़ देगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये स्थान है, ये कोई स्थान है, ठीक है, ये कोई स्थान है और इसके रास्ते में कोई पेड़ आ रहा है। ठीक है, इसके रास्ते में कोई वृक्ष आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ की हवा हो गई है गर्म, वो ऊपर उठ रही है। ठीक है, वो क्या हो रही है? ऊपर उठ रही है। तो क्या करेगा कि यहाँ की कहीं इस स्थान की माली हवाएं क्या है? ठंडी है। ठीक है, ये नीचे नीचे चल रही है। तो क्या करेगी कि जब ये हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो इस यहाँ पर हो गया निम्न वायुदाब, मतलब यहाँ हवा की कमी हो गई है। तो यहाँ पे अभी तो हवा है, तो इस स्थान को भरने के लिए बहुत तेज से भागेगी। तो क्या करेगी? रास्ते में चाहे जो भी पेड़ आए, चाहे जो चीजें आए, वो सबको तोड़ते फोड़ते उस स्थान को भरने की कोशिश करेंगे। इसी कहते हैं कि हवाओं, इसी कहते हैं आंधी आना। ठीक है, आई बात समझ में? अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक, ऊंचाई के आधार पे। क्या है? ऊंचाई के आधार पे। अभी हमने बात की ना कि हवा जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना जो है तापमान में कमी आती जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि ये ठीक ऐसे समझ लीजिए, हम जितने ऊपर जाते जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी। और एक चीज याद रखिएगा कि 165 मीटर, कितना? 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। ठीक है, वो कम हो जाता है। मतलब कि जितना ऊपर ऐसे ऐसे इतने थोड़ा सा और ऊपर चले गए, फिर और ऊपर चले गए, फिर और ऊपर चले गए, तो उसमें उतना ही गिरावट आती जाएगी। इसी को कहा जाता है कि ये ऊंचाई के आधार पर भी ये क्या कर रहा है? जलवायु को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, यह और इसमें उदाहरण क्या ले सकते हैं? जैसे हमारे पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, हिमालय पर्वत हो गए। ठीक है, जितना ऊंचा है उतना ज्यादा उस पर बर्फ पड़ती है, जानते हैं हम। चलिए, अक्षांश के आधार पे, अब अक्षांश के आधार पे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये सारी रेखाएं समझ लिए अक्षांश है। ठीक है, भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है? अक्षांश रेखा है। ये कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा है। ये मकर रेखा है। ठीक, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब देखिए क्या होता है कि सूर्य जो है इन्हीं रेखाओं के बीच में रहता है, कहीं नहीं जाता। सूर्य इसके उधर नहीं जाएगा और इसके इधर नहीं जाएगा, सूर्य इन्हीं रेखाओं के बीच में रहेगा। ठीक है, अब जो है अपने भारत में मानसून जो आता है वो आता है 1 जून को। कब आता है? 1 जून को। ठीक है, कब आता है? 1 जून को। अब इसे ऐसे समझिए, और भूमध्य रेखा पे 21 मार्च को रहता है और 23 सितंबर को रहता है, और मकर रेखा पर 22 दिसंबर तक को सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य इसके ऊपर आ जाता है। आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा। अक्षांश के आधार पर कैसे इसमें रेखा क्या कहते हैं, इसमें जलवायु में परिवर्तन कैसे होता है? क्या होता है? जब सूर्य इस रेखा पर है, यानी कि यहाँ पर, यानी कि समझ लीजिए कि 21 मार्च या 23 सितंबर को है। ठीक है, जब यहाँ पर है सूर्य धीरे धीरे बढ़ रहा है। मार्च के बाद क्या आता है? मई, फिर जून, नहीं अप्रैल, मई, उसके बाद ये जून, और जून में भारत पर रहता है, फिर वापस लौटता है जुलाई, अगस्त,
और ये रहा सितंबर। सितंबर में फिर इसी पर आ जाता है। फिर उसके बाद ये रहा अक्टूबर, ये रहा नवंबर और ये रहा दिसंबर। ठीक है, ऐसे सूर्य चलता है। ठीक है, मतलब यहाँ से 21 जून से चला, 21 मार्च से, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जून के बाद फिर लौटा जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, सितंबर के बाद भारत से ये मतलब इस हिसाब से ये मानसून चला जाता है नीचे की ओर, सितंबर, फिर बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, दिसंबर, दिसंबर में कहाँ जाता है, तो ये आता है मकर रेखा पर। ठीक है, और इतना जान लीजिए, जब सूर्य इस स्थान पर रहेगा, मान लीजिए भारत हमारा ऐसे है, भारत के बीचों बीच जाती है क्या, कर्क रेखा। ठीक, अब देखिए उस हिसाब से, जिस हिसाब से इसमें भारत है, उस हिसाब से हमारा भारत तो क्या होना चाहिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय दोनों होना चाहिए, क्योंकि इसका आधा हिस्सा जा रहा है कहाँ, उत्तर की ओर, और आधा हिस्सा आ रहा है दक्षिण की ओर। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं इसको। जब सूर्य मान लीजिए कि इस स्थान पर है भारत पर, ठीक है, यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो क्या होगा कि यहाँ की हवा जो है गर्म हो जाएगी। क्या होगी, गर्म हो जाएगी। जब गर्म हो जाएगी तो क्या करेगी, कहीं दूर की हवा, मान लीजिए तटीय क्षेत्र है, ठीक है, तटीय क्षेत्र वाला हिस्सा तो क्या है, ठंडा है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर समुद्र पाया जा रहा है। लेकिन समुद्र में एक चीज होती है कि समुद्र का पानी बहुत देर से गर्म होता है, बहुत देर से ठंडा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समुद्र पाया जा रहा है और समुद्र के आसपास आर्द्रता पाई जाएगी, तो यहाँ की कहीं दूर की हवा, ठीक है, कहीं दूर की हवा इस स्थान को भरने जाएगी, तो यहाँ पर आर्द्रता है। ठीक है, जब ये हवाएं उसको भरने जाएंगी तो क्या होगी कि उसमें नमी ज्यादा है, तो वही बारिश करा देती हैं। इसीलिए कहते हैं मानसून आ गया 21 जून को भारत में। कहाँ पर, 21 जून से भारत में, इसी को कहा जाता है कि मानसून आया है। कैसे जान पाए, मान लीजिए भारत में सूर्य किरणें सीधी पड़ रही हैं, सीधी पड़ने के कारण वहां की हवा जो है गर्म हो गई, गर्म होने के कारण हवा थोड़ा ऊपर उड़ गई, तो वहां पर निम्न वायुदाब हो गया। और हम जानते हैं कि हवाएं जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती हैं, तो हवाएं जब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाएंगी तो क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, ये जो दूर की हवा है, इसमें ये समुद्र की है, यहाँ पर सकल पानी पानी भरा है, तो इसमें जो है आर्द्रता पाई जाएगी, ये जो है पानी भर करके अंदर की ओर जाएंगी और वही बादल बन करके वर्षा करा देती हैं। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। अब इसमें एक दिया है उत्तरायण और दक्षिणायन। पहले सूर्य वहां चला गया, उसको बाहर निकाल लें अब। ठीक है, अब जब सूर्य वहां से फिर लौटता है, जब सूर्य वहां से लौटता है तो वहां से देखिए, जब सूर्य इस स्थान पर आ जाएगा दिसंबर में, ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाता है, तो सूर्य से दूरी हमारे भारत की काफी हो गई है। तो क्या हो जाता है कि इसीलिए दिसंबर के महीने तक हमारे भारत देश में ठंडी पड़ती है। ठीक है, और ये फिर सूर्य जो है धीरे धीरे फिर लौटना शुरू करता है, तो फिर गर्मी शुरू हो जाती है। यही कारण होता है। देखिए ठंडी जब सूर्य यहाँ पर रहेगा तो भारत में पड़ेगी ठंडी, अब जब सूर्य भारत की तरफ रहेगा तो क्या पड़ेगी, गर्मी। ठीक है, उसी समय मानसून भी आएगा। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं, सूर्य कब उत्तरायण होता है, कब दक्षिणायन। जब सूर्य भूमध्य रेखा के कर्क रेखा की ओर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरायण। अब जब भूमध्य रेखा के नीचे यानी कि दक्षिण की ओर बढ़ेगा, यानी मकर रेखा की ओर, तो क्या हो जाएगा, सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आते हैं, उच्चावच स्थिति क्या है, उच्चावच स्थिति या फिर स्थलाकृति। ठीक है, स्थलाकृति, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में जो स्थान है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। ठीक है, ऐसे, ठीक, ये ठीक। तो भारत में क्या होता है कि इस स्थान पे जहां ऊंचा है, जहां जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना जो है डिग्री में गिरावट आती जाएगी। क्या होगी, डिग्री में गिरावट आती जाएगी, मतलब तापमान में कमी आती जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि हम यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, भारत देश यहाँ पर हमारा ऐसे है, भारत देश के बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा, कर्क रेखा के उस तरफ वाला हिस्सा कहलाता है क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन हमारे यहाँ गर्मियाँ क्यों पड़ती हैं, क्यों का मतलब ये है कि यहाँ देखिए ऐसे 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 हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो औसत 6000 मीटर। कितनी, 6000 मीटर। 6000 मीटर का मतलब आप समझ रहे हो ना कि 6 किलोमीटर ऊंची है। कितनी, 6 किलोमीटर ऊंची। ठीक, तो यानी कि जब इतनी ऊंचाई है ये वो एक दीवार बना रही है, मतलब ठीक है, वो एक दीवार की तरफ बहुत ऊंची हो गई है, जिसकी वजह से कहाँ की, तो ये भारत में साइबेरिया यानी कि रूस वाला इलाका, इन हवाओं की, इस इलाके की हवा, ये इलाका ठंडा है क्योंकि इधर है, ये सब इधर पड़ते हैं। ठीक है, तो इस इलाके का जो हवाएं हैं भारत में आ ही नहीं पाती हैं, नहीं आ पाती, जिसके कारण यहाँ क्या होता है, ये स्थान भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बन जाता है। यहीं पर हम वही लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आया समझ में। चलिए आते हैं, बात करते हैं समुद्र से दूरी। क्या होता है कि
से दूरी में फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो जैसे मुंबई हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, और जो ये तटीय क्षेत्र हैं, जो तटीय इलाके हैं, इन सब स्थानों पे हो गया, कोच्चि हो गया, ठीक है, तो इन सब स्थानों पे क्या होता है कि तापांतर में कमी बहुत कम देखने को मिलती है, तापांतर में अंतर कम पाया जाता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि अब गर्म जो हवाएं हैं, समुद्र होती हैं, समुद्र में जो पानी होता है वो बहुत जल्दी गर्म नहीं हो पाता और बहुत जल्दी ठंडा नहीं हो पाता, ठीक है। तो जिसके कारण जैसे जैसे मान के लिए अब सुबह हो गई, अब जो है सूर्य की किरणें उस पर पड़ने लगी समुद्र के तल पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसे पानी गर्म होना चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे गर्म, जब तक वो गर्म होता है तब तक शाम हो जाती है, शाम हो जाती है, जिसके कारण क्या अगर होता है फिर वही जो है ठंडापन मौसम आ जाता है, और जैसे जैसे गर्म होती है वैसे वैसे फिर शाम हो जाती है, जैसे ठंडा होता है वैसे फिर गर्मी हो जाती है। तो इसलिए न ठंडी ज़्यादा पड़ पाती है, न ज़्यादा गर्मी पड़ पाती है, तो जिसके कारण इन इलाकों में मानसून में तापांतर बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। आते हैं समुद्रीय या समुद्र महासागरीय जलधाराएं। जलधाराएं दो प्रकार से होती हैं, एक गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधारा, ठीक है। गर्म जलधारा अगर किसी स्थान पर जाएगी तो उस स्थान के मानसून को गर्म कर देगी। अगर ठंडी जलधारा किसी स्थान पर जाएगी तो उस स्थान को क्या कर देगी, वो ठंडी कर देगी या ठंडा मौसम ला देगी। तो यही गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा होती है। इनके दो नाम हैं, एक होता है एल नीनो जलधारा। क्या है? एल नीनो जलधारा। ये कैसी होती है? तो गर्म होती है। वहीं पर है ला नीना जलधारा। ये कैसी है? तो ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो ये जो ठंडी जलधारा है, जब किसी स्थान पर जाएगी तो क्या कर देगी, उस स्थान को ठंडा कर देगी। अगर गर्म जलधारा किसी ठंडे स्थान पर जाएगी तो उस स्थान को गर्म कर देगी, ठीक है। आइए अब इसके आगे बात करते हैं थोड़ा सा हम। आइए अब हम जानते हैं कि भारत में वर्षा कब होती है, क्यों होती है और किन कारणों से होती है, ठीक है। आइए जानते हैं भारत में वर्षा मुख्यतः 4 रूप से होती है, ठीक है। वैसे तो भारत का कुल वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर वार्षिक। कितना है? 118 सेंटीमीटर वार्षिक। ये पूरे साल भर का है, ठीक है। तो कैसे कितना है, कब ज़्यादा होती है, कब कम होती है, ये भी यही जानते हैं, ठीक है। तो पहला दिया है भारत में भारत में जो वर्षा होती है वो 118 सेंटीमीटर होती है, वो भी वार्षिक, ठीक है। पहले आते हैं ग्रीष्म ऋतु। क्या है? ग्रीष्म ऋतु ये गर्मियों का समय होता है, जानते हैं। मार्च से मई का इसका समय है, मार्च अप्रैल मई, ठीक है। उसके बाद वर्षा ऋतु बरसात का समय, यानी कि यह 1 जून से लेकर के सितंबर तक का समय माना जाता है। यहीं पर शरद ऋतु की बात करें तो शरद ऋतु जो है वो सितंबर और नवंबर, ठीक है। ज़्यादा इसका समय नहीं होता, सितंबर नवंबर, बस वही। उसके बाद आता है शीत ऋतु। ये चलती है तो दिसंबर से फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं ग्रीष्म ऋतु के में जो वर्षा होती है किस तरह से बांटा गया उनको। तो पहला आता है काल वैसाखी वर्षा। देखिए जो ग्रीष्म ऋतु वर्षा होती है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि वर्षा होती कैसे है। तो ग्रीष्म ऋतु वर्षा जब सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से भूमध्य रेखा जाती है, जानते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा जाती है। भूमध्य रेखा के जब यहाँ से सूर्य इस तरफ की ओर बढ़ेगा तो यानी कि सूर्य उत्तर की ओर जा रहा है ना, तो ये सूर्य उत्तरायण हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे भारत की तरह, हम अपने भारत की बात कर रहे हैं तो भारत को ही देखेंगे, तो हमारे भारत की जो जलवायु है उसमें क्या आ जाती है, गर्माहट आ जाती है। तो ये क्या होती है, इसकी वायु थोड़ी गर्म हो जाती है, तो ये क्या करती है, गर्म होने के कारण ये ऊपर उड़ जाती है हवा। ऊपर उड़ जाने के बाद जब कोई और जो हवाएं होती हैं वो वहीं से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, नदियों नालों से तालाबों से आर्द्रता ग्रहण करती हैं, जिसे पूर्वी की कहते हैं। इसे पूर्वी मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। इसे पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। ये वहीं से आर्द्रता ग्रहण करके वो क्या करती हैं, वहीं पर बारिश कर देती हैं, ठीक है, कुछ स्थानों पे। तो कुछ स्थानों पे, किन स्थानों पे बारिश करती हैं, आइए वो जानते हैं। तो पहला करती है काल वैसाखी वर्षा। एक होती है काल वैसाखी वर्षा, यह मानसून से पहले होने वाली वर्षा है। यह वेस्ट बंगाल में होती है। कहाँ पर होती है? तो वेस्ट बंगाल में। दूसरी वर्षा होती है आम्र वर्षा। ये आम्र का मतलब जानते हैं, आम से शुरू हो रहा है, यानी कुछ आम से ही रिलेटेड होगा। तो यह वर्षा केरल और कर्नाटक में होती है, जो आम के लिए अच्छी मानी जाती है, आम की खेती के लिए या आम की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तीसरी वर्षा होती है चेरी ब्लॉसम वर्षा। यह कर्नाटक के बाबा बूटन पहाड़ी पर और केरल में होती है। यह काफी के लिए मानी जाती है। काफी मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कहने का मतलब यहाँ काफी जो फसल जो हम लोग खाते पीते हैं वो काफी के लिए अच्छी मानी जाती है। चाय वर्षा, अब जानते हो चाय लिखा है तो चाय के लिए अच्छी होगी, मतलब कि इसे बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है।
कहा जाता है। यह चाय की पत्तियों के लिए अच्छी मानी जाती है। यह असम में होती है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? भारत में वर्षा 118 सेंटीमीटर, ग्रीष्म ऋतु होती है इसमें 10% वर्षा होती है पूरे वर्ष की। कितने का? 100% है। हर चीज अपने में कितनी होती है? 100% होती है, ठीक है। तो 100% में यहाँ पर कितनी बार वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में? तो वो होती है 10%, ठीक है। अब आते हैं 70% होती है वर्षा ऋतु में। चलिए आगे बात करते हैं। और उसके बाद होती है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा होती है केरल और कर्नाटक राज्य में। चेरी ब्लास्म वर्षा होती है केरल और कर्नाटक राज्य में। और चाय वर्षा होती है असम के राज्य में, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु में भारत में कितनी वर्षा होती है, ठीक है। बात कर लेते हैं वर्षा ऋतु की। भारत में वर्षा ऋतु में कितनी वर्षा होती है, कैसे होती है, किस कारणवश होती है, ठीक है। तो यह मानसून भारत में 1 जून को आ जाता है। कहाँ से आता है? तो केरल राज्य से आता है, ठीक है। 1 जून को भारत में आ जाता है और भारत में 75% कम से कम वर्षा करता है। और 1 जून को आ जाता है और सितंबर तक रहता है ये, ठीक है। तो ये कैसे आता है? तो आइए पहले इसे समझ लेते हैं। भारत में जो देखिए ये हिस्सा बना, ये है भूमध्य रेखा। यहाँ से जब भारत कहाँ चलता है? उत्तर की ओर जाता है। तो क्या करता है? उत्तर की ओर की जितनी भी हवाएं हैं सबको गर्म कर देता है। तो ये देखिए ऐसे सूरज उत्तर की ओर आ गया, इस रेखा की ओर, मतलब कर्क रेखा की ओर। कर्क रेखा की ओर आ गया तो कर्क रेखा के बीचों बीच में हमारा भारत आता ही है, ठीक है। तो क्या है कि जब उत्तर की ओर जाता है सूर्य तो उत्तर की हवाएं तो हो जाती हैं गर्म, इस यहाँ की हवाएं हो जाती हैं गर्म। लेकिन इधर की जब इधर से सूर्य उधर चला गया तो यहाँ की हवाएं होने लगती हैं ठंडी। जब इधर की हवाएं होने लगती हैं ठंडी तो ये क्या करती हैं कि ये जो है यहाँ से आर्द्रता लेती हैं। क्योंकि जब वहां से वो हवा को गर्म कर दिया तो वहां निम्न वायुदाब हो गया। निम्न वायुदाब के कारण वहां पे हवाएं उड़ गई ऊपर। ऊपर उड़ जाने के कारण वो आसमान में चली गई या थोड़ा ऊपर हो गई, ठीक है। और वहीं से जब वो स्थान थोड़ा खाली हो गया तो क्या करती है कि यहाँ की दूर की हवा, जहाँ पे अब आर्द्रता हो गई है, यहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, वहां से जो है क्या होता है कि हवाएं उस स्थान को भरने के लिए जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे समुद्र वगैरह है जिसकी वजह से आर्द्रता ज्यादा पाई जाती है। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, जो क्या कहते हैं नमी वगैरह, जो पानी वगैरह सोख करके आर्द्रता भर लेती है, जिसमें नमी पाई जाती है, वही नमी कहलाती है वो। तो यहाँ पर आर्द्रता या नमी पाई जाती है, जिसके कारण जब ये हवाएं उधर जाती हैं तो यही वर्षा का कारण बन जाती हैं। तो ये हमारा जानते हो कि भारत जो है ऐसे है, त्रिभुजाकार, तिकोना टाइप में, ठीक है। तो ये जो है धाराएं 2 धाराओं में बढ़ जाती हैं। एक तो इधर से निकल जाती है ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे चली जाती है। इसे कहते हैं पश्चिमी धाराएं, मतलब अरब सागर की धाराएं। इसे कहते हैं क्या? दक्षिणी धाराएं, या इसे कह सकते हैं हम कि बंगाल की खाड़ी की धाराएं। अब देखिए पहले इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा भारत जो है, भारत का निचला हिस्सा त्रिभुजाकार है। ये देखिए निचला हिस्सा क्या है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो अरब सागर की पहली शाखा केरल तट पर वर्षा करती है। देखिए यहाँ से ये पहली शाखा जा रही है, ये पहली शाखा जाकर केरल तट पर वर्षा करती है। ऐसे ही केरल है, यहीं पे वर्षा कर देती है और वर्षा बहुत ज्यादा करती है, थोड़ा वर्षा नहीं करती है। ये क्या करती है? ऐसे यहीं से मतलब कि पानी उठाती है और ऐसे एक तरह से पूरा ही देती है वहां जा करके। तो एक तरह से वहां पे क्या हो जाता है कि ये लोग कहते हैं कि बादल फट गया, ऐसे समझ लीजिए, बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है। तो यहीं से पास से ही पानी उठाया और यहीं जाके वर्षा कर दिया, ठीक है। और ये दूसरी धाराएं चली जाती हैं नर्मदा नदी से होते हुए मध्य भारत तक, ठीक है। और ये जो तीसरी धारा है, ये तीसरी धारा से चली जाती है कहाँ? गुजरात राजस्थान होते हुए पंजाब तक, ठीक है। और यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है अरावली पर्वत, ऐसे अरावली पर्वत, ठीक है। और इधर है पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है, जानते रहिएगा। चलिए अब दूसरी धारा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यह जो है, ये जो धाराएं हैं, ये भारत में मानसून 1 जून को आता है केरल राज्य में और 15 जुलाई तक पूरे भारत तक फैल जाता है, 15 जुलाई तक। अब देखिए आती है बंगाल की खाड़ी की वर्षा। तो इधर की जब वर्षा आ जाती है तो इसकी पहली वर्षा चली जाती है कहाँ? ये कहाँ पे चली जाती है? तो मेघालय में, ठीक है। दूसरा चला जाता है ऐसे बंगाल की खाड़ी होते हुए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये वर्षा ऐसे चली जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी की तरफ ऐसे होते हुए बांग्लादेश होते हुए, बिहार होते हुए और इधर झारखंड होते हुए, ये उत्तर प्रदेश होते हुए पंजाब निकल जाती है। कहाँ चली जाती है? तो पंजाब चली जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, जो दूसरी धारा है बंगाल होते हुए बिहार, यूपी और दिल्ली होते हुए ये पंजाब पहुंच जाती है, ठीक है। जब पंजाब पहुंच जाती है, ये भी रेखा पंजाब पहुंच गई, ये भी रेखा पंजाब पहुंच गई, ठीक। अब देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक मासिंगराम, ओ मेघालय, मेघालय का कुछ जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा टाइप में है, ठीक, ऐसे बना देते हैं। तो क्या है यहाँ पर है गारो, खासी, यहाँ पर है जयंतिया,
गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, यहाँ से ऐसे मानसून घुसा भारत में, इधर जाएगा तो टकरा के मार खाएगा इस पहाड़ से, इधर जाएगा तो इस पहाड़ से टकरा कर मार खा जाएगा, फिर इधर से जाएगा तो इस पहाड़ से टकरा करके मार खा जाएगा। ठीक है, तो क्या करता है कि ये जो है मार खाता रहता है, तो इसकी वजह से ये इधर जाता है तो इधर मार खाता है, उधर जाता है उधर मार खाता है। तो ये जो मानसून क्या करता है कि एक जगह आ जाता है, कहाँ पे, खासी पहाड़ी पर। और खासी पहाड़ी पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्या होती है? विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहीं पर एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं शिलोंग, और यहीं पर एक स्थान है जिसे कहते हैं मासिंग राम। क्या कहा जाता है? मासिंग राम। मासिंग राम में विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? तो वो होती है 1150 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा? तो 1150 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि शरद ऋतु में वर्षा कब होती है, कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, देखिए ये सारी ऋतुएं हम एक बार में एक आसान कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे समझेंगे बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आसान कॉन्सेप्ट में समझते हैं। ठीक है, इसे देखिए क्या होता है कि ये भूमध्य रेखा है, जानते हैं। जब सूर्य की किरणें कहाँ जाती हैं? हमारे भारत देश के ऊपर सीधी किरणें पड़ने लगती हैं, तो क्या होता है 21 जून को। कब? 21 जून को। तो क्या होता है कि सूर्य किरणें जब इधर पड़ने लगती हैं तो भारत में क्या आता है? मानसून आ जाता है। क्या आ जाता है? मानसून आ जाता है। तो कैसे आता है? जब यहाँ की हवा गर्म हो गई, ऊपर उठ गई, ऊपर उठने के बाद जो है क्या होता है कि वहाँ पे वायु की कमी आ जाती है, तो इधर की हवा जो है ठंडी है, वो उधर को भरने को जाएगी। ठीक है, उस हवा को भरने को जाएगी, क्योंकि यहाँ इस हवा में आर्द्रता है। आर्द्रता होने के कारण जब उसे भरने को जाएगी तो उधर क्या होगा कि बारिश करा देती है। यही हवाएं उधर बारिश करा देती हैं। जब सूर्य फिर वापस इधर से लौटता है, जब इधर से लौटता है इधर सूर्य, तो क्या होता है कि इधर की हवाएं जो है गर्म हो जाती हैं, तो ये ऊपर उठ जाती हैं। और क्या करता है कि हमारा सूर्य जब इधर की हवाएं गर्म कर देता है, तो क्या होता है कि हमारी तरफ जो हवाएं, जो मानसून आया है, वही वापस लौटता है, वही फिर वापस लौटता है। और इधर से नहीं लौटता कि ऐसे जो भारत बना हुआ है, ठीक है। देखिए जो भारत थोड़ा तिरछा उर्छा बन गया है। ठीक है, ये तो देखिए जब भारत जो है, जब इधर से मानसून गया अंदर, तो जब उधर से फिर वापस आने लगा, इधर से ये जब फिर वापस आने लगता है, ठीक है, इधर से जब फिर वापस आए, इधर जो है क्या है? अरावली पर्वत है, इधर पश्चिमी घाट पर्वत है, इधर पूर्वी घाट पर्वत है टूटा फूटा, इधर जो है विंध्य पर्वत है, हम जानते हैं। तो क्या करता है कि इधर से घूम कर, जब यहाँ से जाता है घूम जाता है ऐसे, तो ये पूर्व से होकर जाता है, पूर्व से होकर जाता है, तो यहाँ पर फिर बारिश लेता है, यहीं से बारिश लेता है, यहीं तमिलनाडु तरफ बहुत ज़्यादा बारिश कर देता है। फिर से यहाँ से ये पानी आर्द्रता फिर से लेता है, फिर यहीं बारिश कर देता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी वहीं, इसीलिए तमिलनाडु कभी कभी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो और बहुत ज़्यादा बारिश कर देता है वो। ठीक है, तो फिर ये मानसून ऐसे ही लौटता है। फिर ऐसे ये इसे पूर्वोत्तर का भी मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पूर्वोत्तर का भी मानसून कहा जाता है। फिर ये लौट आता है ऐसे धीरे धीरे करके। यही सारी चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, एकदम आसान और सरल कॉन्सेप्ट में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब निम्न वायु दाब होगा, जहाँ पर, जिस स्थान पर निम्न वायु दाब होगा, वहां पर क्या होगा कि हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर उड़ जाएंगी। ऊपर उड़ जाने के कारण, ठीक है, गर्म होकर ऊपर उड़ जाने के कारण कहीं दूर की ठंडी हवा जो है उसे भरने के लिए तो तेजी से दौड़ेगी। और चाहे उसमें उस हवा में थोड़ी आर्द्रता होगी। क्यों आर्द्रता होगी? क्योंकि वो नमी वाली हवा होगी, तभी तो वो नीचे जाएगी। नहीं गर्म होगी तो वो तो ऊपर उठ जाएगी, है ना। तो नमी वाली हवा जो है नीचे की ओर जाएगी, और क्या करती है कि वो, उसमें नमी होती है, आर्द्रता होती है, वो जो है जाकर के बारिश करा देती है। यही मुख्य रूप से बारिश होने का कारण है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब हम अगले से वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इन सभी